नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सिंह। तो पिछली क्लास में जो हमने मुख्य रूप से बात की वो किसके बारे में की थी? भाव के रूप में बात की थी। ठीक है। तो आज जो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले वो छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे मोच हो गया। ठीक है, क्या है अस्थि विस्थापन, फोड़ा, सिस्ट। ठीक है। तो इनके बारे में बात करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक। तो शुरुआत करते हैं। पहला है मोच। तो मोच कहते किसे हैं? ठीक है। तो एक्चुअल में जो मोच है वो किससे संबंधित है? जैसे मोच हो गया, अस्थि विस्थापन हो गया। तो ये जो दोनों चीजें हैं मुख्य रूप से जोड़ से संबंधित होती है। ठीक है। तो यदि किसी जोड़ से संबंधित, पहले हम थोड़ी सी बात करें कि जोड़ में क्या क्या चीज होती है। थोड़ा सा एक लाइन डायग्राम बना लेते हैं, है ना। मान लो ये एक अस्थि हो गई। ठीक है। यहीं पर ये दूसरी अस्थि। ठीक है। और इन्हीं पर क्या पाई जाती है? आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, इस तरह से। और ये ऊपर से जो कवर करने वाला भाग होता है, ये क्या होता है? जॉइंट कैप्सूल। क्या कहलाता है ये? जॉइंट कैप्सूल कहलाता है। ठीक है। एक मिनट जाएगा एक बार। तो जोड़ जो होता है इसके मध्य किसे कहते हैं? कि दो आर्टिकुलर सतहों के मध्य, ठीक है, जो संयोजन है, जो जुड़ने से जो संरचना बनती है वो क्या कहलाती है? जोड़ कहलाती है। और उस जोड़ में दोनों अस्थियों के सिरे शामिल होते हैं। ठीक है। ऊपर वाली अस्थि और नीचे वाली अस्थि। ठीक है। और इनको चारों तरफ से एक कैप्सूल नुमा संरचना कवर करती है। ठीक है, जैसे अपना ये जोड़ है तो इसमें एक हड्डी अपनी ये हो गई नीचे वाली और एक हड्डी ये हो गई। ठीक है। तो दोनों का क्या हो रही है यहाँ पर? जुड़ रही है। किसके द्वारा जुड़ रही है? आर्टिकुलर सतह के द्वारा संपर्क में रह करके ये जुड़ती हैं। और इनको चारों तरफ से जो कवर करता है इस जोड़ को, वो क्या कहलाता है? जॉइंट कैप्सूल कहलाता है। ठीक है। तो जॉइंट कैप्सूल क्या कर रहा है? जो जोड़ है उसको चारों तरफ से कवर करता है। और जोड़ में कौन कौन सी चीज शामिल हो गई है अपनी? दोनों आर्टिकुलर सतह, और उस अस्थि से जो आर्टिकुलर सतह है और जो हड्डियों के मध्य है, उस अस्थि से संबंधित क्या हो गई? मांसपेशियां हो गई, लिगामेंट और टेंडन। तो ये चीजें मुख्य रूप से शामिल होती है। ठीक है। तो बात करते हैं मोच के बारे में। ठीक। कि मोच क्या है? तो किसी मांसपेशी, ठीक है, और उसके टेंडन में। ठीक है। क्योंकि जो मांसपेशी है किसी भी अस्थि से जो जुड़ती है ये और जाएगा फिर। कोई भी जो मांसपेशी है, ठीक है, मांसपेशी के वह हिस्सा, किनारों वाले वह हिस्से जिसकी सहायता से वो किससे जुड़ी रहती है? अस्थि से जुड़ी हुई रहती है, तो वह भाग क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। ठीक है। तो जब कहीं ज्यादा मुड़ने की वजह से, ठीक है, मांसपेशी में क्षमता से अधिक, या उसके लिगामेंट और टेंडन में क्षमता से अधिक जब खिंचाव हो जाता है तो वही क्या कहलाता है? मोच कहलाता है। जैसे हम चल रहे हैं, ठीक है, तो अपना पैर है, ज्यादा मुड़ गया, ठीक है, या जोंट है वो ज्यादा मुड़ गया, तो वो क्या कहलाती है? मोच कहलाती है। ठीक है। जैसे कहते हैं ना इस भाषा में कि मुर्र का आना। ठीक। ये चीज। तो देखो दो चीजें हैं। एक तो हो गया टेंडन और दूसरी चीज हो गई लिगामेंट। टेंडन क्या है? जो मांसपेशी को किससे जोड़ रहा है?
मांसपेशी को, अरे ये तो आज ज्यादा ही दिक्कत दे रहा है। हमने दो चीजों के बारे में बात की, लिगामेंट और टेंडन। तो टेंडन तो क्या हो गया, जो मांसपेशी को किससे जोड़ रहा है, अस्थि से जोड़ता है, तो वो क्या कहलाता है, टेंडन कहलाता है। मांसपेशी को किससे जोड़ रहा है, अस्थि से, तो वह चीज क्या कहलाती है, टेंडन कहलाती है। और लिगामेंट क्या है, जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। ठीक है, अस्थि को यानी बोन को बोन से जोड़ता है, तो वह भाग क्या कहलाता है, लिगामेंट कहलाता है। तो किसी मांसपेशी में या तो वो मांसपेशी है या उसका टेंडन है। ठीक है, जैसे बात करें हम, ये कोई बोन है, ठीक है, और यहीं पर ये दूसरी बोन है। ठीक, अब यहीं पर कोई मांसपेशी है, ये क्या है, कोई मांसपेशी हो। अब इसके जो सिरे वाले भाग हैं, इनकी सहायता से ये किससे जुड़ी रहेगी, ये इस बोन से जुड़ेगी। तो जो ये सिरे वाले भाग हैं, यही क्या कहलाते हैं, इसके टेंडन कहलाते हैं। टेंडन बेसिकली किसका भाग हो गया, मांसपेशी का भाग हो गया। दूसरा है लिगामेंट। लिगामेंट किसे कहेंगे हम, देखिए, अब एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने वाले संरचनाएं, ठीक है, मजबूत संरचनाएं, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने वाली जो संरचनाएं हैं, वो क्या कहलाती हैं, लिगामेंट कहलाती हैं। ठीक है, अब यहां पर जैसा आप देख पा रहे हैं, लिगामेंट क्या कर रहा है, इस ऊपर की बोन को निचले वाली बोन से जोड़ रहा है। ठीक है, तो दो बोनों को जोड़ने वाली जो संरचना होती है, वह क्या कहलाती है, लिगामेंट कहलाती है। और टेंडन किसे बोल रहे हैं हम, जो मांसपेशी है उसको बोन से जोड़ने वाली संरचना है। ठीक, यहां तक क्लियर। अब इस इसमें क्या है, यहाँ आर्टिकुलर सतह भी है यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन भी होती है, साइनोवियल फ्लूइड भी यहाँ पर भरा हुआ रहता है, वो आगे बात करेंगे हम। ठीक है, एनाटॉमी में। अब इन सभी चीजों को चारों तरफ से जो कवर करता है, जो एक जोड़ है, उसको चारों तरफ से जो कवर करने वाली संरचना है, उसको एक पैक में बंद करता है। ठीक है, पाउच रूपी संरचना में बंद करता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, जॉइंट कैप्सूल कह देते हैं। क्या कहते हैं, जॉइंट कैप्सूल। तो जॉइंट कैप्सूल क्या है, कि जो जोड़ के सभी कंपोनेंट हैं, जो सभी भाग हैं, उन सभी को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, पैक कर रहा है उन सभी को। ठीक है, तो कौन कौन सी संरचनाएं हो गई इसमें, कि जो जॉइंट मतलब जो जॉइंट कैप्सूल है, इसके अंदर की सतह पर एक लेयर पाई जाती है, जिसे बोलते हैं हम साइनोवियल मेम्ब्रेन, जिसका काम है साइनोवियल फ्लूइड का निर्माण करना। और साइनोवियल फ्लूइड का क्या काम है, कि जो ये दोनों अस्थियां हैं, इनके बीच का जो स्पेस है इसमें भरा रहता है। ठीक है, और दोनों अस्थियों के बीच में जो भी घर्षण है उसको कम करना है, जो कार्टिलेज सतह हैं उनके बीच में जो घर्षण है वो कम से कम हो, जो कार्टिलेज हैं वो घिसे नहीं, लंबे समय तक चलें जोड़ों में, जिससे मतलब अगर वो घिस जाएंगी तो बोन से बोन संपर्क में आ जाएगी और पेन होगा, यानी अर्थराइटिस की समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ये काम होता है, चीजें होती हैं मतलब जोड़ में। तो दो चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है बेसिकली, पूरा जो सब कुछ समझाने का उद्देश्य है वो है टेंडन और लिगामेंट। तो टेंडन जो है वो मांसपेशी का भाग है, जो कि मांसपेशी को किससे जोड़ने में मदद करता है, बोन से जोड़ने में मदद करता है। और दूसरा है लिगामेंट। लिगामेंट एक बोन को यानी एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है। ठीक है, जोड़ को जोड़ने में, एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़कर जोड़ बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब यदि किसी कारण से मांसपेशी में ज्यादा खिंचाव होता है, या उसके लिगामेंट में खिंचाव होता, सॉरी टेंडन में खिंचाव होता है, या लिगामेंट में खिंचाव हो गया, इनमें से किसी भी चीज में खिंचाव हो जाता है, तो वही चीज क्या कहलाएगी, मोच कहलाएगी। ठीक है, अब मोच होगी तो क्या होगा भाई, कोई भी चीज अपनी क्षमता से अधिक खिंचेगी तो सबसे पहली चीज वहां पर दर्द होगा, पेन होगा, नॉर्मल कंडीशन में वो नहीं रहेगा। दर्द होगा तो दूसरी चीज क्या रहेगी वहां पर, सूजन भी आएगी, कार्य क्षमता में अभाव भी आएगा। ठीक है, तो ये चीजें रहती हैं मोच के लक्षण, जो मुख्य रूप से
उभरते हैं। बात करें कि इसके जो कारण हैं, मुख्य रूप से किस वजह से जो लिगामेंट है इनमें खिंचाव जो है हो रहा है, किस कारण से हो सकता है। नॉर्मली जो पैर हैं या फिर जो भी जोड़ है, उसका क्षमता से अधिक चौड़ जाना। ठीक है, मान लो कि ये अपना जो हाथ है, ठीक है, हम इतना फैला सकते हैं इसको, ठीक है, एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इसको हम इससे ज्यादा हम एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, जो भी यहाँ इन दोनों अस्थियों को जोड़ने वाले लिगामेंट हैं या इस बोन के जो मांसपेशी है उसका टेंडन है, उसमें क्या होगा, क्षमता से अधिक खिंचाव होगा। और जैसे ही क्षमता से अधिक खिंचाव होगा तो वहां पर जो टेंडन है, लिगामेंट है, उसमें डैमेज होगा, नुकसान होगा, जिसकी वजह से दर्द होगा, सूजन होगी। ठीक है, और वो क्या कहलाएगी, मोच कहलाएगी। तो पैरों में या जोड़ में क्षमता से अधिक खिंचाव होने की वजह से। गलत कदम का पड़ना, अचानक आप चल रहे हैं, सीधे सीधे चल रहे हैं, आप कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल टहलते हुए चल रहे हैं, अचानक से गड्ढा आ गया, ठीक है, तो पैर एक साथ तेजी से नीचे जाएगा। ठीक है, वही चीजें जानवर के लिए भी लागू। तो पैर एक साथ अचानक से नीचे जाएगा तो क्या होगा, क्षमता से अधिक उसमें क्या हो जाएगा, खिंचाव आ जाएगा, एक साथ झटके के साथ जाएगा, अंदाजा नहीं रहेगा। तो जोड़ में या मांसपेशी में खिंचाव हो जाता है, जो कि मोच का कारण बनता है। वही चीज होती है फर्श से फिसलने पर। ठीक है, क्यों, फिसलने के बाद पता नहीं कि हाथ पैर किधर जाएंगे और किस तरह से मांसपेशियों में खिंचाव हो। ठीक, तो ये तो बात हो गई अपनी मोच के कारण और लक्षणों की। अब प्रकार की बात करें, एक होती है माइल्ड, एक मॉडरेट और एक सीवर। यानी माइल्ड तो वो हो गई कि छोटी मोटी चोट लगी और ठीक है, उसी समय पेन हुआ और वो ठीक हो गई। मॉडरेट मतलब बीच की, एक दो दिन में वो ठीक हो जाती है। और एक होती है सीवियर। सीवियर का मतलब है जिसमें हम बिल्कुल सूजन भी ज्यादा है, दर्द भी ज्यादा है, ठीक है, जिसको ठीक होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो उसमें जो खिंचाव है वो ज्यादा हो जाता है, या ये कहें कि मांसपेशी में या लिगामेंट में या टेंडन्स में जो खिंचाव है वो ज्यादा होता है, नुकसान ज्यादा होने की वजह से सीवियर प्रकार की जो मोच है वो पैदा होती है। ठीक है, ये बात हो गई अपनी मोच से संबंधित। तो लक्षणों की बात हमने कर ही ली। ठीक है, सूजन होगी, दर्द भी होगा, और कार्य क्षमता में यानी हम सही ढंग से नहीं चल पाएंगे, चाहे जानवर हो चाहे वो मनुष्य हो। ठीक है, अब मोच है, ठीक है, आप चल नहीं पा रहे मोच होने पर, तो क्या सलाह दी जाएगी कि भाई सबसे पहली चीज तो ये है कि चलना फिरना बंद किया जाए, जिससे कि जो मसल है, लिगामेंट है या टेंडन है, उसकी हीलिंग प्रोसेस शुरू हो, सही ढंग से वो हील हो, यानी सुधार आए उसमें। तो पहली चीज तो हो गई, हम उपचार की बात कर रहे हैं, तो पहला हो गया पूर्णतया आराम देना। ठीक है, तो जब हम आराम देंगे तो जो भी मांसपेशी है, लिगामेंट है, टेंडन है, उसमें सुधार होगा। ठीक है, और दूसरा हम क्या करेंगे कि हम मूवमेंट ना हो, जैसे जोड़ वगैरह है उसका मूवमेंट, मतलब हम चल भी नहीं रहे लेकिन फिर भी उसमें क्या है, थोड़ा बहुत चलते फिरते समय मूवमेंट ज्यादा हो जाता है और दोबारा से उसमें दर्द वगैरह ज्यादा होता है, तो हम उसके लिए प्लास्टर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पीओपी का भी यूज वहां पर कर सकते हैं। दर्द हो रहा है तो दर्द के लिए एनाल्जेसिक औषधियों का उपयोग किया जाता है, जो क्या करती हैं, दर्द की संवेदनाओं से मुक्ति देती हैं। एक है, हम व्हाइट लोशन की पट्टी भी लगा सकते हैं, तो एंटी इंफ्लामेटरी कंडीशन में, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो व्हाइट लोशन की पट्टी का यूज कर सकते हैं हम, एनाल्जेसिक औषधियों का उपयोग कर सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी प्लास्टर का भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए कि जहां कहीं भी मोच आई है, ज्यादा सीवियर कंडीशन में हुआ है, तो वहां मूवमेंट कम से कम हो या ना के बराबर हो, जिससे कि मोच से संबंधित मांसपेशी, लिगामेंट, टेंडन में हीलिंग हो सके। ठीक है, तो ये सब बात हो गई अपनी मोच के बारे में। तो मोच क्या है कि किसी मांसपेशी में या उसके टेंडन में, ठीक है, या हम कहें कि किसी जोड़ के लिगामेंट, जब क्षमता से अधिक खिंचाव हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोच कहते हैं। ठीक है, अब मोच होगी तो क्या होगा, वहां पर दर्द भी होगा, सूजन भी होगी, ठीक है, और लंगड़ाहट, चलने में समस्या भी रहेगी। उसके बाद हमने बात की कि इसका फिर उपचार क्या है। उपचार है एक तरह से उसको कंप्लीट रेस्ट ही देना,
दर्द हो रहा है तो एनाल्जेसिक दवाई दीजिए, सूजन है तो एंटी इंफ्लामेटरी औषधि भी साथ में हम यूज करते हैं। व्हाइट लोशन का भी इसमें से एक जो प्रकार है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, ये बात। व्हाइट लोशन के बारे में हम फार्माकोलॉजी में ये आएगा, ठीक है, कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है और जिंक सल्फेट है उसका यूज करके इसे बनाते हैं। ठीक, अगला है अस्थि विस्थापन यानी डिसलोकेशन। डिस माने जैसे डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, लोकेशन यानी अपनी स्थिति से। अस्थि यानी बोन के लिए यूज हो रहा है, विस्थापन यानी विस्थापित हो रहा है अपनी जगह से, अस्थि क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि अस्थियां कहाँ से विस्थापित होंगी, यानी अपनी जो उनकी नॉर्मल पोजीशन है, विशेषकर जोड़ की हम बात कर रहे हैं। तो जोड़ में दो हड्डियां यूज होती हैं बनाने में, कम से कम दो हड्डियां वहां पर उपयोग में आती हैं। ठीक है, अब उनका अपनी स्थिति से, यानी उनकी जो दोनों की क्या है, आर्टिकुलर सतह, तो ये शब्द हम यहाँ पर मुख्य रूप से यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी जोड़ या संधि की क्या चीज, आर्टिकुलर सतह। आर्टिकुलर सतह किसे बोल रहे हैं हम, ये जो मैंने बनाया है, ये ऊपर वाली अस्थि का डिस्टल एंड हो गया और ये नीचे वाली अस्थि का प्रोक्सिमल एंड यानी निकटस्थ सिरा हो गया। तो दोनों अस्थियों के सिरे हो गए। अब इन सिरों पर ऊपर की तरफ जहां पर ये जोड़ बनता है वहां पर क्या पाई जाती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज का मतलब क्या हो गया, अस्थि पाई जाती है। ठीक है, अब यही सतह, जो सतह इस जोड़ में काम आ रही है, दोनों अस्थियों की जो सतह हैं किसको बनाने में काम आ रही हैं, जोड़ को बनाने में काम आ रही है। जैसे इसकी जो सतह, ये वाली सतह काम आ रही है और इस वाली अस्थि की ये वाली सतह काम में आ रही है। तो जो सतह है अस्थि की, वह सतह जो जोड़ बनाने में काम आती है, वही क्या कहलाती है, आर्टिकुलर सरफेस कहलाती है। यानी आर्टिकुलर का मतलब हो गया एक तरह से संयोजी सतह। ठीक है, आर्टिकुलर को हम क्या बोल सकते हैं, संयोजी सतह जो जोड़ बनाने में काम आ रही है, जोड़ने में काम आ रही है। ठीक है, तो किसी भी अस्थि की वह सतह जो जोड़ बनाने में काम आ रही है तो क्या कहलाती है, आर्टिकुलर सतह कहलाती है। ठीक है, तो अब दोनों की आर्टिकुलर सतह ये है, और इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, मान लो ये हो गया इसका जॉइंट कैप्सूल। ठीक, अब किसी कारण से, और कोई कारण क्या हो सकता है, या तो इस जोड़ पर किसी प्रकार का दबाव हो, या इस पर किसी प्रकार का प्रहार किया जाए, या किसी एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है, किसी भी कारण से, प्रेशर की वजह से, दाब की वजह से, या चोट की वजह से, ठीक है, या जिस तरह से हम मोच है, एक तरह से मोच का सीवियर कंडीशन भी में भी अस्थि विस्थापन हो सकता है। ठीक, तो किसी प्रहार की वजह से, चोट, एक्सीडेंट, किसी भी कारण से इन अस्थियों का अपनी स्थिति से विस्थापित हो जाना। विस्थापित का मतलब है इनकी जगह का थोड़ा सा भी तिरछा हो जाते हैं। ठीक है, इनमें जो इनकी नॉर्मल पोजीशन है उसमें अंतर आ गया, तो वही क्या कहलाएगा, अस्थि विस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो देखो क्या हो गई अपनी परिभाषा, किसी जोड़ या संधि की एक आर्टिकुलर सतह है तथा दूसरी आर्टिकुलर सतह के मध्य परस्पर जोड़ का विच्छेदन हो जाना। विच्छेदन यानी अ, हट जाना, तो जोड़ है उसमें क्या आ गया, डिस्टर्ब हो गया, तो जो जॉइंट बन रहा है वो डिस्टर्ब हो गया। तो अब इस जोड़ का जो डिस्टरबेंस हो रहा है वो कितना हो रहा है, उसके आधार पर हम अस्थि विस्थापन को आगे डिवाइड करते हैं। यदि यह अस्थि विस्थापन थोड़ा बहुत ही इधर उधर होता है, जो स्किन है उसके टूटती फूटती नहीं है ना, तो मतलब जो हड्डियां हैं स्किन को चीर भाई करके यार बाहर माइक नहीं बंद कर निकलती लो। हैं, तो जो अस्थि विस्थापन हो रहा है वो कितना हो रहा है, जो हड्डियां हैं, दोनों हड्डियां वो एक दूसरे से कितना दूर जा रही हैं, उसके आधार पर इस डिसलोकेशन को, अस्थि विस्थापन को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। अगर ये दोनों अस्थियां एक दूसरे से, मतलब जो स्किन है या जॉइंट कैप्सूल है उसको तोड़ करके बाहर नहीं निकलती हैं, यही थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाती हैं या थोड़ा सा एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, ठीक है, तो उस प्रकार का जो डिसलोकेशन होगा वो क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीट प्रकार का डिसलोकेशन कहलाएगा। ठीक है, जब अस्थियां क्या है, मतलब जॉइंट कैप्सूल को नहीं तोड़ रही हैं, त्वचा को नहीं भेद रही हैं, ठीक है, तो उस प्रकार का जो डिसलोकेशन है वो क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीट, यानी पूरी तरह से एक दूसरे से अलग नहीं हो रही हैं दोनों आर्टिकुलर सतह। अगर यही दोनों आर्टिकुलर सतह यानी ज्यादा दबाव होने की वजह से, ज्यादा तेज प्रहार होने की वजह से, ठीक है, या किसी एक्सीडेंट की वजह से बिल्कुल अलग अलग हो जाती हैं, जॉइंट कैप्सूल फट जाता है,
अगर नहीं भी फटता है तो बगल से ये तोड़ करके, स्किन को पार करके बाहर हड्डियां निकल गई। ठीक है, इस तरह से हो गया। बिल्कुल ही दूसरी अस्थि साइड में हो गई। अरे ये और फिर दिक्कत दे रहा है। तो जो अस्थि है, दूसरी अस्थि, मतलब बिल्कुल ही इनके बीच में किसी प्रकार का संबंध नहीं रहा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट डिसलोकेशन। ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट डिसलोकेशन। ठीक है, तो जोड़ करके जो ये अस्थियां हैं, जॉइंट कैप्सूल को तोड़ करके बाहर निकल गई। ठीक है, चीर करके जो त्वचा है उसको बाहर निकल गई। तो हम उसे क्या कहेंगे? कंप्लीट प्रकार का डिसलोकेशन कहेंगे। तो दोनों आर्टिकुलर सतह है क्या हो रही हैं? दोनों आर्टिकुलर सतह एक दूसरे से पूर्णतया दूर हो जाती हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? कंप्लीट डिसलोकेशन कहते हैं। और यदि थोड़ा इधर उधर होते हैं लेकिन आर्टिकुलर सतह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संपर्क में एक दूसरे से रहती हैं, ठीक है, थोड़ा तिरछा हो गया, तो आर्टिकुलर सतह में कोई अगल बगल में हो गया थोड़ा सा, है ना, पूरी तरह से ये अलग संपर्क इनका टूटता नहीं है, तो हम उसे कहते हैं इनकम्प्लीट प्रकार का डिसलोकेशन। ठीक है। अब इसी नुकसान के आधार पर, जो त्वचा का नुकसान हो रहा है या फिर ये कहें कि जॉइंट कैप्सूल का जो नुकसान हो रहा है, उसी के आधार पर इसको हम क्लोज और ओपन में भी बांट सकते हैं। ठीक है, तो जब दोनों आर्टिकुलर सतह एक दूसरे से दूर हो जाएंगी तो कब होंगी? यानी जो ये हड्डी है, जो इसका दूसरा आर्टिकुलर सतह है, ये इस जॉइंट कैप्सूल को या त्वचा को भेद करके बाहर निकल जाएगी। तो क्या होगा उस कंडीशन में? घाव होगा। हमने बात की थी कि जब घाव में हम बात कर रहे थे कि त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली की निरंतरता का भंग होना ही क्या कहलाता है? घाव कहलाता है। ठीक है, लेकिन वो हम किसी कारण से भी हो सकता है, जो किसी बोन में भी हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्चर में भी हो सकता है और डिसलोकेशन में भी हो सकता है। तो जब ये हड्डी यहां से इस त्वचा को भेद करके बाहर आ जाएगी, क्या हुआ? बाहर की तरफ आ गई तो ओपन हो गया। ठीक है, ये हिस्सा क्या हो गया? ओपन हो गया। तो त्वचा की निरंतरता जिसमें भंग हो जाती है तो वह क्या कहलाता है? ओपन प्रकार का डिसलोकेशन कहलाता है। ठीक है, अगर इसी जगह पर फ्रैक्चर होता, क्योंकि बोन का टूटना क्या कहलाता है? फ्रैक्चर कहलाता है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि जोड़ की, यानी किसी कोई संधि की एक अस्थि का त्वचा को तोड़ करके, ठीक है, या चीर करके बाहर आना, ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा? फ्रैक्चर के अंदर आएगा, डिसलोकेशन के अंदर अंतर्गत आएगा, मोच के अंतर्गत आएगा। तो किसके अंतर्गत आएगा? क्योंकि उसने एक स्पेसिफिक टर्म दे दी, क्या? जोड़। ये हो रहा, दिक्कत आज ज्यादा हो रही है इसमें। तो इसने क्या दे दिया? एक स्पेसिफिक टर्म दे दी कि किसी जोड़ पर या संधि पर जब अस्थि त्वचा को भेद करके बाहर आ रही है तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा ओपन प्रकार का डिसलोकेशन। क्योंकि त्वचा को भेद करके बाहर आ रहा है, और कहां पर घटना घटित हो रही है? ये जॉइंट पर हो रही है, तो इसलिए ये आएगा डिसलोकेशन में। यदि जोड़ के अलावा अन्य दूसरी जगह पर हो रहा होता ये, ठीक है, किसी बोन के बीच में हो रहा होता, अस्थि टूट रही होती, ठीक है, बोन, तो उसे क्या बोल देते हम? फ्रैक्चर बोल देते। लेकिन यहाँ पर अस्थि टूट नहीं रही है, केवल जॉइंट जो है वो अलग हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई कि जो अस्थि विस्थापन है, बेसिकली क्या है कि जो दोनों जोड़ की दोनों जो अस्थियां हैं, या कहें कि जोड़ जो बनेगा किसके बीच में बनेगा? अस्थि की आर्टिकुलर सतह के मध्य में बनेगा। तो जो दोनों आर्टिकुलर सतह हैं उनके मध्य में किसी ना किसी प्रकार का डिस्टरबेंस हो रहा है, या वो एक दूसरे से पूर्णतः अलग हो रही हैं या आंशिक रूप से अलग हो रही हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं? डिसलोकेशन कह देते हैं। यदि आंशिक रूप से दोनों आर्टिकुलर सतह अलग अलग हो रही हैं तो उसे हम बोल देंगे इनकम्प्लीट डिसलोकेशन। यदि दोनों आर्टिकुलर सतह, संयोजी सतह, एक दूसरे से पूर्णतः अलग हो जाती हैं तो वह कहलाता है कंप्लीट प्रकार का डिसलोकेशन। अब इस कंप्लीट प्रकार के डिसलोकेशन में यदि जो अस्थि है जॉइंट कैप्सूल को या फिर त्वचा को चीर करके बाहर आ जाती है, उसको फाड़ करके बाहर आ जाती है, तो वही डिसलोकेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओपन प्रकार के डिसलोकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वहां पर जो स्पेस है, वो जो त्वचा है वो खुल गई। ठीक है,
यदि अंदर ही अंदर जॉइंट कैप्सूल के अंदर रहती हैं दोनों आर्टिकुलर सतह, अलग हो गई लेकिन किसके अंदर है, जॉइंट कैप्सूल के अंदर है, तो वही क्या कहलाता है, क्लोज प्रकार का डिसलोकेशन कहलाता है। तो त्वचा की निरंतरता यहाँ पर भंग नहीं होती है, इसलिए इसको बोल देते हैं क्लोज प्रकार का डिसलोकेशन। और यहाँ पर त्वचा की निरंतरता क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, यानी त्वचा फट जाती है, तो इसलिए को बोल देते हैं हम ओपन प्रकार का डिसलोकेशन। अब देखिए कारण क्या हो सकता है, हमने बात की थी कि किसी प्रकार का सीधा प्रहार जोड़ जोड़ के ऊपर हो रहा है, ठीक है, या फिर जो जोड़ है उससे संबंधित मांसपेशी का पक्षाघात हो गया, यानी लकवा मार गया, ठीक है। और लकवा मारेगा तो उसमें क्या होगा कि वो उसकी जो कैपेसिटी है, ठीक है, जुड़ने की, या जो उसके लगाम सॉरी टेंडन जो है वो क्या है, श्रिंक होंगे, और श्रिंक होने की वजह से वो अस्थि को कहीं ना कहीं इधर उधर विस्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो पक्षाघात होने की वजह से मांसपेशी की जो जोड़ने की क्षमता है, उससे जुड़ने की क्षमता है, वो क्या होती है, कमजोर होती है, ठीक है। और वो अस्थि पर बल लगाती है, जिसकी वजह से अस्थि अगल बगल में कहीं भी विस्थापित हो सकती है। आनुवांशिक कारणों की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि जो कुत्तों में है ना, मुख्य रूप से हिप डिसलोकेशन पाया जाता है। जो कुत्ते हैं उनमें आनुवांशिक रूप से हिप डिसलोकेशन पाया जाता है। हिप यानी जो पीछे कूले वाली जो हड्डी है, और कूले में भी कौन सी, यानी जो उसकी एसिटाबुलम कैविटी, और साथ में जो फीमर है उसका जो हेड है, ठीक है, एसिटाबुलम कैविटी और फीमर का हेड, दोनों के बीच का जो संपर्क है वो अलग हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हिप डिसलोकेशन कहते हैं। तो वो आनुवांशिक रूप से कुत्तों में अधिक होता है। अब जो डिसलोकेशन है उसके उपचार की बात करें तो दो चीजें यहाँ पर आती हैं, रिडक्शन और रिटेंशन। जिस प्रकार से हमने फ्रैक्चर में क्या पढ़ा था, 4R प्रिंसिपल पढ़ा था वहां पर, है ना। तो यहाँ पर क्या है, मुख्य रूप से केवल दो चीजें ही हम उसमें से शामिल कर रहे हैं यहाँ पर, कौन कौन सी, रिडक्शन और रिटेंशन। तो इसका अर्थ क्या है कि जो, मान लो कि ये ऊपर की बोन हो गई और ये हो गया दूसरी बोन, ठीक है। अब ये इस प्रकार का डिसलोकेशन हुआ है, ये जॉइंट कैप्सूल है, ठीक है। तो आपस में क्या है, इनकी कुछ ना कुछ हिस्सा तो कांटेक्ट में है इनकी आर्टिकुलर सतह का, लेकिन डिसलोकेट हो गया ये, ठीक है, आपस में एक दूसरे अस्थि विस्थापन हो गया। तो हम क्या करेंगे इसको उपचार करने के लिए, पहले तो हमें इस बोन को सीधा करना पड़ेगा, यानी इनके बीच का जो गैप है, या जो भी दूरी बनी है, या जो भी एक दूसरे से संबंध जो इसका आपस में एक दूसरे कॉन्टेक्ट है जो हटा है, उस कॉन्टेक्ट को हमें पूरा करना पड़ेगा। यानी इसको किस कंडीशन में लाना पड़ेगा हमें फिर, इस वाली पोजीशन में लाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उनके बीच की दूरी को घटाया, यानी रिडक्शन किया, जो इनके बीच में दूरी बढ़ गई थी, ठीक है, हमने उसको क्या किया, कम किया, रिडक्शन किया। चलो इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर कल देखेंगे, है ना, इसमें जो भी कमी है उसको दिखवा लेते हैं एक बार, पूरी पढ़ाई का। तो जैसा मैंने अभी बताया आपके लिए कि मान लो ये इस तरह से, ये तो फिर हो जाएगा भाई, नहीं चल रहा है यार, ठीक है, तो यहीं पर समझो आप। तो रिडक्शन कर दिया हमने इसको, और फिर इसी स्थिति में, ठीक वाली स्थिति में इसको बनाने के लिए, यानी इसी स्थिति में बनाने के लिए इसको कम क्या बोलेंगे, रिटेंशन। यानी दोनों के जो अस्थि विस्थापन हुआ, अस्थि विस्थापन को हमने क्या किया, पहले अस्थियों को पास पास लेकर के आए, उसकी पहले जैसी अवस्था में लेकर के आए, तो उसे तो हमने बोल दिया रिडक्शन। तो उन अस्थियों को उसी स्थिति में वो फिक्स रहें, उसके लिए हम कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं, रिटेंशन प्रोसेस अपनाते हैं, जिससे कि वो उसी स्थिति में लगातार बनी रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से जब लंबे समय तक, हम थोड़े से लंबे समय तक रिटेंशन करके रखेंगे, तो जो इसके लिगामेंट हैं, चाहे वो टेंडन है, चाहे वो जॉइंट कैप्सूल है, वो हील अप होंगे, ठीक है। और हील अप होंगे तो वो जोड़ बने रहने में मतलब सही रहेगा, यानी फिर वो क्या है कि जो जॉइंट कैप्सूल है वो अपनी पुरानी जैसी पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। जो लिगामेंट है जिनमें खिंचाव हो गया, तो वो क्या होंगे, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो दोनों बोन्स को अच्छी तरह से जोड़ पाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के रिटेंशन होने पर जो जोड़ है, जो अस्थि विस्थापन है, वो बाद में ठीक हो जाता है, ठीक है। और जिस तरह से हम वहां पर औषधियों का उपयोग कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि जब अस्थि विस्थापन होगा तो भी कौन कौन से सिम्टम आएंगे, पेन भी होगा, इन्फ्लामेशन भी होगी, ठीक है, चलने में परेशानी भी होगी, लंगड़ाहट भी पैदा होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स का भी यूज कर सकते हैं,
और एनाल्जेसिक का यूज कर सकते हैं, और एंटी इंफ्लामेटरी औषधियों का भी उपयोग हम करते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी किसके बारे में, अस्थि विस्थापन के बारे में। ठीक है, तो दो चीज अपनी क्लियर हो गई, एक तो हो गई मोच, और दूसरी हो गई अपनी अस्थि विस्थापन। ठीक है, तो मोच में क्या था बेसिकली, कि जो मांसपेशी थी किसी भी अस्थि से संबंधित, या जो जोड़ बनाने में लिगामेंट थे, उनमें क्षमता से अधिक जब खिंचाव हो रहा था, तो क्या हो रहा था, मोच हो रही थी। ठीक है, और जब जोड़ की दोनों अस्थियों की जो आर्टिकुलर सतह हैं, उनके मध्य जो संपर्क है वो खराब हो जाता है, यानी दोनों आर्टिकुलर सतह के बीच की स्पेस बढ़ गया, ठीक है, या उनके बीच का जो संयोजन है वो हट गया, तो वो क्या कहलाता है, डिसलोकेशन कहलाता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि डिसलोकेशन, जो उनकी नॉर्मल लोकेशन है दोनों अस्थियों की, वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, अपनी स्थिति से विस्थापित हो जाते हैं, तो क्या कहलाता है, डिसलोकेशन कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अब इसको, इसका अगला टॉपिक अगर ये खुलता है सही ढंग से तो करेंगे हम, नहीं तो फिर यहीं पे खत्म कर देंगे। अपना अगला टॉपिक है एब्सेस। एब्सेस किसे कहते हैं, वैसे तो एब्सेस, सिस्ट, ठीक है, और ट्यूमर हम एक साथ ही पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले हम इनको अलग अलग बात कर लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, उसके बाद में कंपैरिजन के रूप में, यानी एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो एब्सेस किसे कहते हैं, त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली के नीचे। ठीक है, किसे कहेंगे, त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली के नीचे पस, पस, ठीक है, यानी मवाद, और साथ में क्या रहेंगे, पायोजेनिक सूक्ष्म जीव, जो कि पस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो त्वचा के नीचे होती हैं ये स्थित, ठीक है, पस से घिरी हुई संरचना होती हैं, और साथ में वहां पर क्या रहता है, पायोजेनिक मेम्ब्रेन होती है, या सूक्ष्म जीव वहां पर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो पस का निर्माण करते हैं। तो वह जो संरचना है त्वचा के नीचे, यानी पस से घिरी हुई संरचना, क्या कहलाती है, एब्सेस कहलाती है। अब बात करें बेसिकली कि जो एब्सेस है उसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी चीजें रहेंगी। ठीक है, स्किन है, स्किन के नीचे कोई संरचना है। ठीक है, अब एक तो रहेगी इसकी दीवार, जिसके द्वारा ये जो पस है अंदर वो घिरा हुआ है। ठीक है, ये अंदर पस हो गया, और ये क्या हो गई, इसकी दीवार हो गई, जिसके अंदर पस भरा हुआ है, जिसने पस को चारों तरफ से कवर किया हुआ है। तीसरी चीज होती है इसकी पायोजेनिक मेम्ब्रेन, जो कि इस दीवार के आंतरिक सतह पर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, जो दीवार है जिसने पस को कवर किया है, उसके अंदर की तरफ, मान लो ये इस तरह से दीवार है, और इसके अंदर की सतह पर क्या पाई जाएगी, पूरी पर पायोजेनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसका काम क्या है, जो पस है उसका निर्माण करना। ठीक है, तो ये तो हो गई एब्सेस, त्वचा के या श्लेष्मा झिल्ली के नीचे पाई जाती है, पस से या मवा से घिरी हुई संरचना होती है। ठीक है, और इसके अंदर पायोजेनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, अब ये तो संरचना के बारे में बात हो गई। अब जो एब्सेस है, इसके लक्षणों के आधार पर और इसकी स्थिति के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं स्थिति के आधार पर। ठीक है, एक तो होता है कि बिल्कुल जस्ट त्वचा के नीचे स्थित है, तो वो तो कहलाएगी सुपरफिशियल एब्सेस। ठीक है, तो बिल्कुल त्वचा के नीचे स्थित है, तो वो तो हो गई सुपरफिशियल, और थोड़ा सा गहराई में है, तो वो क्या कहलाएगी, यानी गहराई वाली एब्सेस। तो स्थिति के आधार पर, पाए जाने की स्थिति के आधार पर, जो एब्सेस है उसको हम बेसिकली दो भागों में बांट सकते हैं, सुपरफिशियल बिल्कुल जस्ट त्वचा के नीचे, और यदि थोड़ा सा गहराई में है तो उसी को हम क्या बोल देंगे,
डीप एब्सेस बोल देंगे। ठीक है। अब जो ये एब्सेस है, इसके लक्षणों के आधार पर शरीर के अंदर क्या सिम्टम्स इसके पैदा हो रहे हैं, या जो एब्सेस है वो किस प्रकार के लक्षण शो कर रही है, तो उसके आधार पर यह दो प्रकार की होती है। एक होती है हॉट एब्सेस, यानी गर्म, हॉट एब्सेस, और दूसरी होती है कोल्ड, यानी ठंडी एब्सेस। अब इन दोनों में क्या अंतर है? तो गर्म और ठंडी से क्या मतलब है? हॉट एब्सेस उसे कहते हैं जिसमें इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स प्रकट होते हैं। ठीक है, शोथ के लक्षण प्रकट होते हैं। तो जब हॉट एब्सेस होती है, तो जिस जगह पर एब्सेस है उस जगह, वो जगह कैसी रहती है? गर्म रहती है। वहां पर दर्द होता है, लालिमा बनी रहती है वहां पर, सूजन बनी रहती है वहां पर। ठीक है। तो ये सिम्टम्स मुख्य रूप से वहां पर प्रकट होते हैं। तो हॉट एब्सेस जिस जगह पर होगी वह जगह गर्म होगी। ठीक है, उस जगह पर रेडनेस होगी, उस जगह पर लाल मतलब दर्द भी होगा, और सूजन भी रहेगी। लेकिन जो ठंडी एब्सेस है वो बिल्कुल कोल्ड रहेगी, यानी जो इन्फ्लामेशन के साइन है, गर्म होना, दर्द होना, लालिमा होना, रेडनेस रहना और सूजन होना, ये सभी सिम्टम्स वहां पर नहीं होंगे। ठीक है। तो हॉट एब्सेस में इन्फ्लामेशन रहती है। ठीक है, और वो गर्म रहेगी, दर्द रहेगा, सूजन रहेगा, लालिमा रहेगी। लेकिन ठंडी एब्सेस में किसी भी प्रकार का सिम्टम नहीं रहेगा। सिंपल वो जो पस से भरी हुई संरचना वहां पर रहेगी, लेकिन दर्द वगैरह की ऐसी कोई समस्या वहां पर, या सूजन वगैरह की कोई वहां पर नहीं होती। ठीक है। एक तो हो गया ये क्लासिफिकेशन। दूसरा है कि अलग अलग प्रकार से जो होने वाली एब्सेस हैं उनको भी किस किस तरह से ये होती हैं, उसके कुछ नाम हैं। ठीक है। यदि कोई एब्सेस छोटे आकार की है तो हम उसे क्या बोल देते हैं? पिस्चूल बोल देते हैं। और यदि वो बड़ी आकार की है तो उसे क्या बोल दिया जाता है? एरसाई पहला बोल दिया जाता है, एरसाई पहला। ठीक है, एक हो गई पिस्चूल छोटे आकार की, बड़े आकार की हो गई एरसाई पिला। यदि एब्सेस सेबेसियस ग्रंथियों में बनती है, ठीक है, सीबम ग्लैंड्स हैं उनमें बनती है, पसीने वाली ग्रंथियों में बनती है, तो वो कहलाती है एक्ने। जैसे अपने वहां से हो जाते हैं ना मुंह पर, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? क्योंकि सेबेसियस ग्लैंड्स हैं, पसीने वाली ग्रंथियां हैं, सीबम ग्लैंड है वो, तो जो बन जाती हैं फुंसियां छोटी छोटी, वो क्या कहलाएंगी? एक्ने कहलाती हैं। ठीक है। एक होता है कि जैसे घोड़े के ऊपर क्या रखा जाता है? काठी बैठने के लिए रखी जाती है, घुड़सवारी के लिए। इसी प्रकार से जो बैल वगैरह होते हैं उनके ऊपर जुआ रखा जाता है, यानी दो बैल हैं तो दोनों तरफ के क्या रहते हैं? जो बैलगाड़ी को खींचने के लिए दोनों तरफ, जिससे कि जो बैल है उनकी गर्दन के ऊपर उस लकड़ी के पट्टे को रखा जा सके। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? जुआ बोला जाता है। तो और जो घोड़े की पीठ पर लकड़ी की काठी रखी जाती है, जो सांचा है, जो ढांचा है लकड़ी का बना हुआ, जो चाहे तो गधे की पीठ पर रखें हम, चाहे घोड़े की पीठ पर रखें बैठने के लिए, तो उसे बोला जाता है सैडल। ठीक है। और इस सैडल को रखने की वजह से, ठीक है, जो घोड़े की पीठ पर लगातार घर्षण की वजह से जो एब्सेस बनती है, उसको बोला जाता है सैडल गैल। ठीक है, सैडल गैल। इसी तरह से बैल या सांड की जो गर्दन पर बार बार जुआ रखा जाता है, जो लकड़ी का बना होता है, उसको रखने से जो एब्सेस बनती है वो योक गैल कहलाती है। तो ये दोनों जो मतलब सिस्ट हैं, सॉरी एब्सेस हैं, घोड़े में बनती है काठी को रखने की वजह से, और जो बैल है उसमें बनती है बैलगाड़ी को खींचने वाले जुआ को रखने की वजह से। तो बैलों में बनने वाली जो एब्सेस है उसको तो बोलते हैं हम योक गैल, और घोड़ों में बनने वाली जो एब्सेस है उसे बोला जाता है सैडल गैल। ठीक है। तो ये नाम याद रखने हैं कि भाई छोटे आकार की एब्सेस है उसे पिस्टूल बोलेंगे, बड़े आकार की उसे एरसाइक्लब कहेंगे, और जो सिबिसियस ग्रंथियों से बनने वाली जो एब्सेस है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे एक्ने। घोड़े पर सैडल की वजह से बनने वाली एब्सेस है उसे सैडल गैल कहेंगे, और जो बैलों में या सांड में जो जुआ रखने की वजह से एब्सेस बनती है उसे यॉक गैल कहा जाता है। ठीक, तो यहां तक क्लियर। अब जो एब्सेस है उसकी चिकित्सा की बात करें। ठीक है, नॉर्मली पस से घिरी हुई संरचना है। ठीक है,
लेकिन इन्फ्लामेशन के साइन इसके अंदर रहते हैं, यानी उसमें वो पक रहा है धीरे धीरे, और मतलब वो कोल्ड एब्सेस में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि वो पूरी तरह से दर्द विहीन हो चुकी होती है, तो हम क्या करेंगे कि सीधा उसमें चीरा लगाएंगे और पस को बाहर निकालेंगे, और उसकी फिर एंटीसेप्टिक लोशन की सहायता से और मलहम पट्टी सफाई करके पट्टी कर दी जाती है। ठीक है। और उसके बाद उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक दी जाती है। तो बात करते हैं कि यदि वो पकी नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि सबसे पहले तो उस फोड़े को या एब्सेस को पकाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। क्योंकि पूरी तरह से वहां पर पस बना नहीं है, तो अगर हम कच्चे को ही फोड़ेंगे तो ज्यादा पेन होगा, दर्द होगा। तो जो जैसे कहते हैं ना कि अपनी भाई फोड़ा हो गया, तो फोड़े में जो शुरुआत में होता है तो उसमें इन्फ्लामेशन के सिम्टम ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है, तो हम वेट करते हैं 1 से 2 दिन का। ठीक है। लेकिन उस 1-2 दिन के अंदर मतलब उस दर्द को काफी असहनीय होता है, तो उसके लिए दर्द की गोली लेते हैं, या फिर क्या किया जाता है कि जब हम अपने हो जाता है तो आक जो होता है या किसी भी जो पेड़ है, तो उसके पत्तों को गर्म करके बांधा जाता है। ठीक है। या फिर उस जगह पर जो क्या कहते हैं कि जैसे भरता टाइप में जैसे प्याज हो गई, उसको गर्म करके उस जगह पर बांधा। तो एक तरह से वो क्या हो रहा है, हम उसको हीट दे रहे हैं, इसलिए उसको पकाने के लिए पहला स्टेप अपना होता है कि कच्चे फोड़े को पकाना। अब पकाते किसकी सहायता से हैं हम इसको, एक कुछ पदार्थ होते हैं जो जिन्हें हम कहते हैं काउंटर इरिटेंट। काउंटर इरिटेंट, फार्माकोलॉजी में बात करेंगे इनके बारे में। तो काउंटर इरिटेंट जो पदार्थ हैं, ठीक है, ये ब्लड सप्लाई वगैरह को बढ़ा करके उस फोड़े को पकाने में सहायता करते हैं। ठीक है। या फिर हम यूज करते हैं फोमेंटेशन। एक चीज होती है सिकताव, कोई चीज आ गई ये दोनों ही। ठीक है। तो इनके द्वारा जो फोड़ा है उसको पकाया जाता है, जिस तरह से मैं बता रहा था ना कि गर्म पत्तियों को उस जगह पर लगाया जाता है। ठीक है। या फिर जो प्याज है उसको थोड़ा सा गर्म किया, उसको फोड़ा और फिर उस जगह पर लगा दिया। तो ये किसके उदाहरण हैं कि फोमेंटेशन सिकताव के एग्जाम्पल हैं, और यानी उस जगह पर हम गर्म पट्टी लगा रहे हैं। ठीक है। लगातार गर्म पानी डाल रहे हैं, या फिर काउंटर रिटेंट को हम लेप कर रहे हैं, तो औषधियों को हम देते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, फोड़े पकाने की प्रोसेस हो गई। अब फोड़ा पक गया, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको खोला जाता है, यानी चीरा लगाया जाता है। लेकिन जो चीरा लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो नुकीला जो होता है, चाकूनुमा जो संरचना होती है उसको हम बोल देते हैं साइमे नाइफ। क्या बोलेंगे उसे, साइमे नाइफ, या इसी को क्या बोल देते हैं, बिच्छुरी। बिच्छुरी, साइमे नाइफ या सीटन निडल इसको कहा जाता है। ठीक है। तो इसकी सहायता से फोड़े को खोला जाता है, उसमें से पस को निकाला जाता है, जो भी उसके अंदर मवाद है। लेकिन यहाँ एक विशेष रूप से बात याद रखी जाती है, क्या, कि मैंने आपको लिए अभी बताया था कि मान लो ये कोई फोड़ा है, ठीक है, और इसकी अंदर की सतह पर ये कोई फोड़ा है, और इसकी अंदर की सतह पर मैंने बताया था कि इसमें क्या पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे हम क्या बोल रहे थे, पायोजेनिक मेम्ब्रेन। क्या कह रहे थे, पायोजेनिक मेम्ब्रेन। तो ये जो पायोजेनिक मेम्ब्रेन है इसका काम क्या है, पस का निर्माण करना। क्या काम है, पस का निर्माण करना। तो फोड़े को खोलने के बाद इसके अंदर, ठीक है, गौज की सहायता से या अपनी उंगलियां हैं उसको अंदर प्रवेश करा करके मुख्य रूप से इसको चारों तरफ से जो फोड़ा है उसको रब किया जाता है, जिससे कि ये पायोजेनिक मेम्ब्रेन नष्ट हो जाए। यदि पायोजेनिक मेम्ब्रेन नष्ट हो जाएगी, तो जब ये ठीक होने पाएगा ना, तो इसके अंदर पस नहीं पड़ेगा। यदि हमने सिंपल खोल दिया, पस निकाल दी इसमें से, अंदर किसी तरह से साफ नहीं किया हमने, या फिर पायोजेनिक मेम्ब्रेन को नष्ट नहीं किया हमने, तो अगली बार दोबारा से इसके अंदर पस भरा हुआ मिलेगा, पस का निर्माण हो जाएगा, और यह जो एब्सेस है वो ठीक नहीं होगी। तो पायोजेनिक मेम्ब्रेन का नष्ट होना इसमें बहुत आवश्यक होता है। ठीक है। तो जब हम फोड़े की सफाई करते हैं, तो यहाँ पर पायोजेनिक मेम्ब्रेन का नष्ट होना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए हमें अंदर जो गौज की सहायता से या उंगली की सहायता से जो भी पट्टी वगैरह लेकर के सही ढंग से सफाई करना बहुत आवश्यक होता है।
ठीक है। और उसके बाद फिर हम एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम की सहायता से क्या कर देते हैं, इसकी ड्रेसिंग देते हैं। ठीक है, तो ये इसका उपचार होता है। इसके बाद कुछ 3 से 5 दिन के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक औषधियाँ दे सकते हैं। तो मेन चीज, फोड़े, सबसे पहले फोड़े को पकाना हो गया। ठीक है, फोड़े को पकाने के बाद उसे हम खोल रहे हैं किसकी सहायता से, सीटन निडल की सहायता से, साइमे नाइफ की सहायता से, या बिस्चुरी की सहायता से। लेकिन खोलने के बाद पस को जब हम बाहर निकाल रहे हैं, तो पस को निकालने के साथ साथ इस पायोजेनिक मेम्ब्रेन का नष्ट होना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, और उसके बाद एंटीसेप्टिक लोशन की सहायता से हम इसकी ड्रेसिंग कर देते हैं, और फिर एंटीबायोटिक औषधियां 3 से 5 दिन के लिए देते हैं। ठीक है, तो यह बात हो गई अपनी फोड़े से संबंध। अब नेक्स्ट देखिए, अगला है सिस्ट। तो सिस्ट में क्या होगा, तो फोड़े में तो हमने क्या बात की थी कि त्वचा के या श्लेष्मा झिल्ली के नीचे है, पस से भरी हुई संरचना है। ठीक है, ये बात की थी हमने, जिसमें पायोजेनिक मेम्ब्रेन, दीवार और पस भरा हुआ होता है, 3 कंपोनेंट थे। अब यहां पर क्या है कि ये शरीर के अंदर बंद गुहा में स्थित कोई संरचना है। ठीक है, जिसमें क्या भरा हुआ है, अर्ध ठोस पदार्थ भरा हुआ है या सिंपल तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। ठीक है, तो जो तरल पदार्थ भरा हुआ है वो यहाँ पर पस नहीं है, और ना ही यहाँ पर पायोजेनिक मेम्ब्रेन है जिस तरह से एब्सेस में थी। तो यहाँ पर क्या चीज है कि जो ये भी शरीर के अंदर बंद गुहा में है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि त्वचा के नीचे ही हो, आंतरिक अंगों में भी ये हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो पदार्थ भरा हुआ होगा वो क्या होगा, इसके अंदर अर्ध ठोस पदार्थ हो सकता है, सेमी सॉलिड टाइप का, है ना, या बिल्कुल तरल पदार्थ हो सकता है। ठीक है, अब जो सिस्ट है वो जिस जगह पर बन रही है उसके अनुसार ये अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, जैसे रिटेंशन सिस्ट है, कॉन्जेनाइटल सिस्ट है, एनकैप्सुलेटेड, एक्जुडेशन, ठीक है, और डर्मोइड सिस्ट होती है। किस कारण से बनती है, ठीक है, और क्या होता है, तो इसके बारे में एक क्लासिफिकेशन थोड़ा सा, इसके बारे में बात। यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, और आ भी चुका है। देखिए, पहला है रिटेंशन सिस्ट। तो जो रिटेंशन सिस्ट बनती है वो कहाँ बनती है, ठीक है, और कैसे बनती है। रिटेंशन सिस्ट, देखिए, किसी को हम, जैसे जो उसका एग्जाम्पल है वो क्या है, सेलाइवरी सिस्ट, जिसको हम रेनुला के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है कि जो बाह्य स्रावी ग्रंथि हैं, ठीक है, उनकी नलिका के बंद होने के कारण जो सिस्ट बनती है वो क्या कहलाती है, रिटेंशन सिस्ट कहलाती है। हमने सिस्ट के लिए जो एक चीज है कि क्या चीज भरा रहेगा उसके अंदर, या तो अर्धठोस पदार्थ भरा हुआ रहेगा, या फिर तरल पदार्थ भरा रहेगा। ठीक है, किसी भी बंद गुहा के अंदर। अब जो रिटेंशन सिस्ट बन रही है वो कहां पर बन रही है, बाह्य स्रावी ग्रंथियों की नलिका के बंद होने की वजह से बन रही है। तो जो ग्रंथियां बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं, बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी। तो अंतःस्रावी जो होती हैं उनमें तो कोई नलिका होती नहीं, क्योंकि वो डक्टलेस होती हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। उनके जो स्राव हैं वो कहाँ पहुंचते हैं, सीधे ब्लड में डाले जाते हैं। बाह्य स्रावी किन्हें कहते हैं, वो अपने स्राव को एक नलिका के द्वारा सीधे किसी अंग तक, जो उनका टारगेट ऑर्गन है, वहां तक पहुंचाती है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे आगे कि जो यकृत है, लीवर है, वो भी क्या है, एक प्रकार की बाह्य स्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। ठीक है, क्योंकि उसका जो स्राव है, ठीक है, तो उसको ले जाने के लिए कौन है, जो उसकी नलिकाएं हैं, ठीक है, हेपेटिक डक्ट है। तो बाह्य स्रावी ग्रंथियों की नलिका के बंद होने पर जो सिस्ट बनती है, क्योंकि वो बंद हो गई तो वहां पर जो उसका स्राव है वो इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर ही रहे हैं कि किसी भी जो सिस्ट है उसमें तरल पदार्थ होगा या अर्ध ठोस पदार्थ होगा। ठीक, तो बाह्य स्रावी ग्रंथि की अगर नलिका बंद हो जाएगी तो वहां पर तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाएगा और उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्ट कहेंगे।
और उसी सिस्ट को हम क्या बोल देंगे, रिटेंशन सिस्ट। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सैलाइवरी सिस्ट, और मुख्य रूप से रेनुला, इसी को हम क्या बोल देते हैं, रेनुला कहते हैं। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि जो रेनुला है या सैलाइवरी सिस्ट है वो किसका एग्जाम्पल है, वो रिटेंशन सिस्ट का एग्जाम्पल होता है। और रिटेंशन सिस्ट में होता क्या है, बाह्य स्रावी ग्रंथियों की नलिका के बंद होने के कारण ये बनती है। ठीक। दूसरा है कॉन्जेनाइटल सिस्ट। कॉन्जेनाइटल यानी, कॉन्जेनाइटल बोलते हैं कि जो माँ से पैदा होते ही प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो वहां पर जो यूरेचस होता है, ठीक है, तो उसके बंद होने के कारण, ठीक है, जो मूत्र वाहिनी है और उसकी जो शुरुआत में जो सर्कुलेशन चलता है ना, तो उस समय जो यूरेचस रहता है, तो उसके बंद होने के कारण जो सिस्ट बनती है, कहाँ पर, भ्रूण की गुहाओं के बंद नहीं होने पर। ठीक है, तो वहां पर यानी जो गुहा है वो पूरी तरह से बंद नहीं हुई और यूरेचस में क्या बन गई, सिस्ट बन गई। उसी को हम क्या कहेंगे, कॉन्जेनाइटल सिस्ट कहेंगे। तो ये मुख्य रूप से जो भ्रूण है उनमें ये बनती है, कॉन्जेनाइटल यानी जन्मजात, उसके अंदर ये मिलती है, भ्रूण के या जो कहें नवजात बच्चों के अंदर। ठीक है, तो कॉन्जेनाइटल का मतलब क्या हो गया, जन्मजात। इसका अर्थ क्या है, एक तरह से जन्मजात। और किन में मिलेगी ये, नवजात बच्चों के अंदर या भ्रूण के अंदर ये प्राप्त होती है। ठीक है, और भ्रूण की जो गुहाएं उनके पूरी रूप से बंद नहीं होने के कारण ये उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है एनकैप्सुलेटेड सिस्ट। एनकैप्सुलेटेड किसे कहेंगे, कि किसी भी चीज के चारों तरफ कैप्सूल का बन जाना, उसको कवर करते हुए चारों तरफ आवरण का बन जाना। तो देखिए, शरीर में किसी फॉरेन बॉडी, फॉरेन बॉडी यानी कोई भी ऐसी चीज आ गई जो उसके शरीर से संबंधित नहीं रखती, या कोई परजीवी आ गया शरीर के अंदर और उसके चारों तरफ कोई आवरण बन गया, ठीक है, इसके लिए रक्षा के लिए, वह क्या कहलाएगी, ऑन सॉरी एनकैप्सुलेटेड सिस्ट कहलाती है। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है हाइडेटेड सिस्ट होता है। ठीक है, और ये एक डिजीज है जिसको हम स्टडी के नाम से भी जानते हैं, जीआईडी, गिडिया स्टडी। ठीक है, ब्रेन से संबंधित होती है, जो पैरासाइट है वो ब्रेन में चला जाता है, उसके चारों तरफ सिस्ट मतलब आवरण बन जाता है और वो इस सिस्ट का रूप धारण कर लेती है। अगला है एक्जुडेशन सिस्ट, इसके बारे में हम मेडिसिन में बात करेंगे। ठीक है, तो एक्जुडेशन सिस्ट क्या होती है, कि शरीर की गुहाओं में तरल के एकत्रित हो जाने से, ठीक है, सिंपल है, सिंपल पानी इसके अंदर भरा हुआ हो सकता है, किसी प्रकार से नहीं, मतलब जैसे कहते हैं ना, किसी अंदर पानी से पेट में पानी भर गया, ठीक है, तो सिस्ट निकलती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। जैसे लीवर है, लीवर के अंदर निकल सकती है, अंदर ही अंदर उसके अंदर पानी भर गया, पानी से भरी हुई कोई संरचना है, झिल्ली है, उसी को क्या बोल देंगे हम, हाइड्रोसील कह देते हैं। हाइड्रो यानी पानी, और सील यानी जो उसके आवरण के अंदर वो इकट्ठा हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोसील किसका एग्जाम्पल है, एक्जुडेशन सिस्ट का एग्जाम्पल होता है। तो शरीर की गुहाओं में ये मिलती है, ठीक है, किसी भी गुहा में ये मिल सकती है। अब यहाँ पर है ये डर्मोइड सिस्ट, एक डर्मोइड सिस्ट, एक एनकैप्सुलेटेड। ठीक है, एनकैप्सुलेटेड यानी आपसे पूछा जाए कि भाई परजीवी के चारों तरफ जो आवरण बनता है, ठीक है, या किस प्रकार जो परजीवी है वो किस प्रकार की सिस्ट से संबंध रखता है, तो एनकैप्सुलेटेड सिस्ट से ये संबंध रखता है। या कोई भी फॉरेन बॉडी है जो शरीर से संबंधित नहीं है, तो वो भी किससे संबंध रखेगी, एनकैप्सुलेटेड सिस्ट से संबंधित। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है, ये तो है हाइडेटेड और ये है हाइड्रोसील। हाइड्रो जो शब्द है वो पानी के लिए यूज होता है, तो सिंपल पानी भरा हुआ होगा इस प्रकार की सिस्टम में। और जो हाइड्रेटेड है, यहाँ पर क्या होगा, फॉरेन बॉडी या परजीवी इसके अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, डर्मोइड सिस्ट, सीबम व बाल युक्त सिस्ट, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डर्मोइड सिस्ट कहेंगे। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है, ऊंट की गर्दन पर बनने वाली सिस्ट। ठीक है, तो जो डर्मोइड सिस्ट है वो किससे संबंध रखती है, मुख्य रूप से ऊंट से संबंध रखती है। ठीक है, तो
इसके अंदर क्या हो सकता है, बाल या फिर सीबम उपस्थित। तो ये बात हो गई अपनी सिस्ट के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब देखो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की, मोच के बारे में। तो मोच हम किसे कह रहे थे, कोई भी मांसपेशी है, मांसपेशी का टेंडन है या जोड़ का लिगामेंट है, उसमें क्षमता से अधिक जब खिंचाव हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, मोच कहलाता है। दूसरा था अपना डिसलोकेशन, किसी जोड़ को बनाने वाली जो दोनों अस्थियां हैं, और दोनों अस्थियों का जो जोड़ बनता है वो किसके बीच में बनता है, संयोजी सतहों के मध्य बनता है, आर्टिकुलर सरफेस के मध्य बनता है। तो जो जोड़ बनाने वाली दोनों अस्थियां हैं, ठीक है, उनकी आर्टिकुलर जो सतह है, उनका अपनी सतह जो उनकी नॉर्मल पोजीशन है उससे विस्थापित हो जाना, यानी थोड़ा सा भी हो जाती है या फिर पूर्ण रूप से विस्थापित हो जाती है। तो जो नॉर्मल पोजीशन है संयोजी सतह की या आर्टिकुलर सरफेस की, तो हम उसे क्या बोलेंगे, डिसलोकेशन कहेंगे या अस्थि विस्थापन। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी एब्सेस के बारे में। तो एब्सेस किसे कहते हैं, त्वचा के या श्लेष्मा झिल्ली के नीचे पस से गिरी हुई संरचना, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, पस है। और एब्सेस के भाग क्या होते हैं, एक तो उसकी दीवार होती है, दीवार के अंदर पायोजेनिक मेम्ब्रेन होती है, और पायोजेनिक मेम्ब्रेन क्या स्राव करती है, पस का निर्माण करती है। उसे हम क्या बोल रहे थे, एब्सेस बोल रहे थे। और सिस्ट किसे कह रहे थे, या तो त्वचा के नीचे भी हो सकते हैं या ये शरीर की गुहाओं में भी उपस्थित हो सकते हैं। तो बेसिकली शरीर की गुहाओं में जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती हैं, ठीक है, जो संरचनाएं होती हैं जिनके अंदर तरल है या अर्ध ठोस पदार्थ भी हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस्ट। ठीक है, तो सिस्ट का जो लोकेशन थी, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, कौन सा पदार्थ है, कहाँ बन रही है, उसके आधार पर ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हमने मुख्य रूप से चर्चा की। और अब आगे जो अपना टॉपिक रह गया है, एक तो ट्यूमर। ठीक है, और ट्यूमर के अलावा इसमें कुछ अपने बात करेंगे हम सर्जरी से संबंधित औजारों के बारे में। और फिर हम तुलनात्मक रूप से बात करेंगे एब्सेस की, एब्सेस में, दूसरा सिस्ट में, तीसरा ट्यूमर। ठीक है, इनमें बेसिकली अंतर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। इसके साथ में हम हेमेटोमा भी दे देंगे। ठीक, तो ये अगली क्लास में हम बात करेंगे। ठीक है, अगर इससे संबंधित आपकी अब कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।